Hello everyone. In this session, we will discuss about the solution of mock test of the unit thermal properties of bulk matter. So let's start here our discussion. Our first question is, adjoining diagram shows a spectral energy density distribution E lambda of a black body at the two different temperatures. तो ये हमें ग्राफ गिवन है, ठीक है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ब्लैक बॉडी के लिए, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे फर्स्ट कर्व जो है वो टी केल्विन पे है और जो ये वाली कर्व है ये 2000 केल्विन टेम्परेचर के लिए ऑब्जर्व की गई। इफ द एरिया अंडर द कर्व आर इन द रेशो 16:1, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। अब जो एरिया अंडर कर्व है वो हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है? एमिसिव पावर की, ठीक है। और हमें पता है कि जो एमिसिव पावर होती है, ठीक है, एमिसिव पावर टी की पावर 4 के साथ वेरी करती है, राइट। ये कहाँ से पता चला? स्टीफन्स लॉ है हमारे पास, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ emitted radiation is varying with the t की पावर 4। इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं ना एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो ये एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर ही तो होता है। तो एमिसिव पावर जो है दैट इज वेरिंग विद द t की पावर 4 और वही हमारा एरिया अंडर कर्व है। तो एरिया अंडर कर्व जो है वो टी की पावर 4 के साथ वेरी कर रहा है। ये रिलेशन पता चल गया। अब रेशो लिख लेते हैं, एरिया एट टेम्परेचर टी अपॉन एरिया एट 200 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू टी अपॉन 1000 इसकी पावर 4, राइट। अब ये रेशो गिवन है हमें दैट इज 16:1। वैल्यू फिल कर देते हैं हम यहाँ पे, टी अपॉन 1000 इसकी पावर 4। अब ये 1/4 इस तरफ आएगा तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा हमें, t अपॉन 1000। तो t की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 4000। तो ऑप्शन हमारे पास मिल रहा है डी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द टू हॉट बॉडीज B1 एंड B2 which have the temperature 100 डिग्री सेल्सियस एंड 80 डिग्री सेल्सियस। तो एक बॉडी जो है उसका टेम्परेचर कितना है? दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस एट T इज इक्वल टू 0। द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे पास क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस। द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव रेट्स ऑफ कूलिंग R1 एंड R2 of these bodies at T is equal to 0 will be। तो लेट्स से कि जो फर्स्ट बॉडी है उसका रेट ऑफ कूलिंग R1 है, सेकेंड बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग R2 है। अब हमें पता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो किस पे डिपेंडेंसी शो करता है? रेट ऑफ कूलिंग इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। किसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होगा? बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 दिस इज इक्वल टू, ये बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 100, सराउंडिंग का टेम्परेचर 40, सेकेंड बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 80 और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 40। तो ये मिला 60/40, ये कैंसिल हो गया फैक्टर, दिस इज 3/2। तो ये रेट ऑफ कूलिंग की रेशो हमें कितनी मिल रही है? 3/2। ऑप्शन ए मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ब्लैक बॉडी अमिट्स द रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट द वेवलेंथ दिस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज दिस। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या है? 127 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस 273, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम जो वेवलेंथ है जिसपे एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम आ रही है वो हमारे पास है 5000 एंगस्ट्रॉम। इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पे 1000 डिग्री आएगा। तो बॉडी का टेम्परेचर कितना कर दिया? 1000 डिग्री इंक्रीज कर दिया। तो T2 की वैल्यू क्या आएगी? टेम्परेचर सेकेंड 127, इसमें 1000 डिग्री इंक्रीज कर दिया सेल्सियस, तो केल्विन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 273 भी ऐड कर दिया। तो ये कितना मिलेगा मुझे? 3 और 7 10, P2 2500 केल्विन, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन वुड बी ऑब्जर्व दैट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो यहाँ पे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा देंगे हम, λ1 T1 दिस λ2 T2। λ1 कितना है? 5000, टेम्परेचर 1500,
लैम्डा टू निकालना है, T2 की वैल्यू कितनी है 2500, तो लैम्डा टू हमारे पास आ गया 5000 इंटू 1500 अपॉन 2500, ये कैंसिल होगी जीरोस, 5 3 और ये 5 और ये 1000, तो यहाँ पे लैम्डा टू हमारे पास आ गया 3000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a wall has two layers A and B made of different materials। लेट्स से ये हमारा वॉल है, ये लेयर है ए और बी, डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ए इट इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, तो ए की थर्मल कंडक्टिविटी टू टाइम्स ऑफ दैट ऑफ बी, ये रिलेशन गिवन है। इफ टू लेयर्स हैव द सेम थिकनेस, दोनों की थिकनेस सेम है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है ये। टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल, मतलब ये जो पूरी वॉल है हमारे पास, ठीक है, इसका टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है। लेट्स से इस एंड पे टेम्परेचर कितना है टी ए, इस एंड पे टी बी, तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल गिवन है, टी ए माइनस टी बी इज 48 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर बी के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस बताना है कितना होगा। हम मान लेते हैं कि ये जो सेंटर है, मतलब जो जंक्शन है लेयर का, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है टी है। अब हमें इस लेयर का टेम्परेचर डिफरेंस पूछा गया है, टी माइनस टी बी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हीट ट्रांसफर का जो रेट ऑफ फ्लो है वो देखेंगे, ठीक है। हीट ट्रांसफर जो फ्लो करी है वो कैसे डिपेंडेंसी शो करती है, थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थिकनेस या फिर लेंथ एल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट के लिए देखें, हीट फ्लो दैट इज इक्वल टू हीट फ्लो ऑफ बी, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट के लिए के ए थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया ए है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा टी ए माइनस टी, ठीक है, और थिकनेस दोनों की टी है, सेम ले लेते हैं, और ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी के बी, एरिया इज ए, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे टी माइनस टी बी अपॉन, ये थिकनेस सेम है, एरिया सेम है, ये कैंसिल हो गए फैक्टर, हमें क्या मिला के ए टी ए माइनस टी, दिस इज इक्वल टू के बी टी माइनस टी बी। अब के ए की वैल्यू कितनी है, टू टाइम्स ऑफ के बी, दिस इज टी ए माइनस टी इक्वल टू के बी इंटू टी माइनस टी बी, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, ये मिला टू टाइम्स टी ए माइनस टू टाइम्स टी, दिस इज टी माइनस टी बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट टू टाइम्स टी इंटू बी, दोनों तरफ मैंने ये टर्म क्या की, सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास साइड है, दिस इज टू टाइम्स टी ए माइनस टू टाइम्स टी बी कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दी ये टर्म, माइनस टू टाइम्स टी तो है ही, इक्वल टू टी माइनस टी बी माइनस टू टाइम्स टी बी, ये अपनी तरफ से ट्रिक लगाई है कि टी टू टाइम्स टी बी माइनस कर दिया। अब यहाँ से टू कॉमन आ जाएगा, दिस इज टी ए माइनस टी बी, इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस बनेगा ना, टू टी प्लस टी कितना हो जाएगा थ्री टी माइनस, और ये भी क्या आ जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ टी बी, ठीक है। ये इक्वेशन मिल गई मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, स्पेस नहीं है यहाँ पे। ये जो डाटा गिवन है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है ना टी ए माइनस टी बी इज 48 डिग्री सेल्सियस। अब हम इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, दैट इज 2 इंटू टी ए माइनस टी बी, दिस इज इक्वल टू थ्री कॉमन ले लिया, टी माइनस टी बी, ठीक है। ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 48 डिग्री सेल्सियस, दिस इज इक्वल टू थ्री टी माइनस टी बी, और यहाँ से t माइनस टी बी इज इक्वल टू इंटू 48 अपॉन, ये 16 348, तो ये 32 डिग्री सेल्सियस आ गया, ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि हमें डिफरेंस किसके क्रॉस लेना था, लेयर बी के क्रॉस लेना था। अगर मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊं, ये लेयर ए है, ये लेयर बी है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना लिया हमने टी, यहाँ इस एंड पे टेम्परेचर टी बी, तो टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर बी कितना आएगा, टी माइनस टी बी ही तो आएगा, उसकी वैल्यू निकालनी, तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, two rods of equal length and area of cross section, these are kept parallel, lag between the temperatures 20 degree and 80 degree Celsius, the ratio of effective thermal conductivity to the ratio
ऑफ सॉरी टू द फर्स्ट रोड। तो यहाँ पे दो रोड्स है, जैसे ये फर्स्ट रोड है और ये सेकंड रोड है, ये ऐसे पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी K2। अब उन्होंने बोला है कि दोनों का लेंथ और एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया क्या है, सेम है। हमें यहाँ पे K इफेक्टिव निकालना पड़ेगा पहले तो, ठीक है, तभी हम रेशो निकालेंगे। हमें निकालना क्या है, K इफेक्टिव अपॉन K1 फर्स्ट रॉड के विद रिस्पेक्ट, ये रेशो निकालनी है। अब ये पैरेलल पैरेलल ज्वाइंट है, तो पैरेलल के लिए हमारा K इफेक्टिव का रिजल्ट क्या होता है, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ K के लिए। अब क्योंकि दोनों का इक्वल लेंथ है, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो मैं यहाँ पे A1 और A2 की वैल्यू को इक्वल कर दूं, A फिल कर दूं, तो K इफेक्टिव क्या आ जाएगा, K1A प्लस K2A अपॉन A प्लस A। अब A कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, K1 प्लस K2 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब हमें ये रेशो भी गिवन है, मुझे पता है मुझे K1 चाहिए, तो मुझको K2 की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 4/3 इंटू K1, ठीक है। रीअरेंज कर दिया, K2 की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 K1। तो K इफेक्टिव क्या आया, K1, K2 की वैल्यू फिल कर दी 4/3 K1 अपॉन 2। ये ऊपर एलसीएम लिया, क्या आएगा 7 K1 अपॉन 6। तो यहाँ से K इफेक्टिव अपॉन K1 किसके इक्वल आ गया, 7/6। ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कितना आ जाएगा, 400 केल्विन, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया 273। इट रेडिएट्स अ हीट एट द रेट ऑफ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हीट जो रेडिएट हो रही है दैट इज 1 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड एट द टेम्परेचर। इसको T1 ले लेते हैं, इसको E1 ले लेते हैं। सेकेंड टेम्परेचर हमारे पास क्या है, 527 डिग्री सेल्सियस, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कितना आएगा, 273 ऐड किया जब हमने, ये 10, ये 10, 800 केल्विन, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें हीट रेडिएशन कितनी एमिट हो रही है, रेट ऑफ हीट रेडिएशन दैट इज E2, वो हम निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास रिलेशन होता है कि E जो है वो T की पावर 4 के साथ वेरी करती है, ठीक है, स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो E1 अपॉन E2, दिस इज T1 अपॉन T2 इज पावर 4। E1 इज 1, E2 की वैल्यू निकालनी है, T1 इज 400, T2 800, इसकी पावर 4। ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, 1 अपॉन E2 किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन 2 की पावर 4। तो 1 अपॉन E2 किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन 16, ठीक है। तो यहाँ से E2 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what will be the ratio of temperature of sun and moon if the wavelength of their maximum emission radiation rates are this and respective। तो टेम्परेचर जो है वो सन और मून के लिए पूछा गया है, ठीक है। इनके लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब रेडिएशन जिस, यहाँ पे मैक्सिमम रेडिएशन रेट दिया गया है कि वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है। फर्स्ट कितनी है 140, सेकेंड कितनी है हमारे पास 4200, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1 और T2 ले लेते हैं। अब तीन डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 140 इंटू T1, दिस इज 4200 एंगस्ट्रॉम इंटू T2। तो यहाँ से T1 अपॉन T2 की रेशो क्या आ जाएगी, 4200 अपॉन 140। ये कितना मिला हमें, दैट इज 30 अपॉन 1। ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज यूज्ड एज ए बार पेंडुलम, ठीक है। मेटल रॉड है तो बार पेंडुलम की तरह यूज किया गया है। If the room temperature rises by 10 degrees Celsius, coefficient of linear expansion of metal of rod is this। ये -6 आएगा, 10⁻⁻⁶। टाइम पीरियड बताना है कि कितना इंक्रीज होगा। अब ये बार पेंडुलम क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π√L/g। यही रिलेशन होता है जब ऑसिलेशन होती है पेंडुलम की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंक्रीज इन टेम्परेचर निकाल लेते हैं, 2π इज कांस्टेंट, L के लिए क्या आ जाएगा 1/2 डेल्टा L/L, जी तो चेंज नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
जैसे हम एरर फाइंड करते हैं वही रिजल्ट यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। क्योंकि डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, हमें इंक्रीज निकालना है ना, टाइम पीरियड कितना इंक्रीज हुआ, तो हम वैसे ही निकालेंगे। तो डेल्टा टी क्या है, चेंज इन द टाइम पीरियड अपॉन टी क्या है, ओरिजिनल टाइम पीरियड, इट इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल ओवर एल। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि टेम्परेचर राइज किया गया, टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा, लीनियर एक्सपेंशन होगी। लीनियर एक्सपेंशन का रिलेशन क्या होता है हमारे पास, ये रिलेशन होता है। यहाँ इसको मैं ओपन कर दूं, अगर ये आ जाएगा रिलेशन, ठीक है। तो एल डैश माइनस एल, दिस इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। एल डैश माइनस एल क्या है, ये चेंज इन लेंथ ही तो है, ठीक है। एल डैश न्यू लेंथ है, एल ओरिजिनल लेंथ है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कितना लेंथ चेंज हुआ है। तो यहाँ से डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा डेल्टा टी। तो ये रिजल्ट इस इक्वेशन नंबर 1 में हम फिल कर देते हैं। चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल, दिस इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा टी। तो अब निकाल लेते हैं हम परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻6। टेम्परेचर चेंज कितना है, 10, फिर 10 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो रहा है ना, तो ये हमारे पास आ गया 10⁻⁵। ठीक है। अब इसकी परसेंटेज भी निकालनी है, परसेंटेज में पूछा है तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻³ आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ अ रोड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। जैसे ये रोड है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, दैट इज 0.5 मीटर, और इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट गिवन है। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर विद द लेंथ वो चेंज हो रहा है, दैट इज 80। इफ द टेम्परेचर एट हॉटर एंड इज, लेट्स से हॉट एंड ये वाला है, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है इस एंड का। टेम्परेचर ऑफ कूलर एंड, इस एंड पे टेम्परेचर टी ले लेते हैं, तो ये टेम्परेचर टी की वैल्यू जो है वो हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज dt क्या है, टेम्परेचर चेंज 30 - t अपॉन dx क्या है, लेंथ जो चेंज हो रही है जिसके साथ ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट इज 0.5, और ये कितना गिवन है, 80। यहाँ से 30 - t किसके इक्वल आ गया, 80 इंटू 0.5, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 40, और t की वैल्यू कितनी आ गई, -10 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय मेटल एट टेम्परेचर टी इज ई। तो मतलब फर्स्ट टेम्परेचर टी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी रेडिएट हो रही है वो ई है। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 3T, तो टेम्परेचर T2 की वैल्यू कितनी कर दी, 3T, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी रेडिएटेड E2 निकालना है। तो हम यहाँ पे स्टीफन्स लॉ यूज करेंगे। वो हमारे पास क्या होती है स्टेटमेंट, दैट जो एनर्जी रेडिएटेड होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, T⁴ के साथ। तो यहाँ से रेशो आ जाएगा E1 अपॉन E2, दैट इज T1 अपॉन T2 रेज टू पावर 4। E1 कितना है E, E2 निकालना है, T1 कितना है T, और T2 की वैल्यू 3T पावर 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आया, 1/3 रेज टू पावर 4। तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 81 टाइम्स ऑफ। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टार ए हैज अ रेडियस r, सरफेस टेम्परेचर T, while the star B has radius 4r, surface temperature T/2, the ratio of power of two stars। तो हमें पता है कि जो स्टीफन्स लॉ है वो हमें क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, दैट इज T⁴। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर हो जाएगा, तो पावर पर यूनिट एरिया T⁴ के साथ वेरी कर रहा है। हमें यहाँ पे पावर निकालना है, तो पावर की डिपेंडेंसी कैसे आ गई, T⁴ इंटू एरिया, ठीक है। तो पावर लिख लेते हैं रेशो अब। तो ये आ जाएगा टेम्परेचर ऑफ ए स्टार, एरिया ऑफ ए स्टार अपॉन, यहाँ पे टेम्परेचर जो है बी का, और यहाँ पे एरिया बी का, ठीक है। अब हमें पता है जो एरिया है वो r² के साथ वेरी करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा डिपेंडेंसी देख रही हूँ, तो डिपेंडेंसी के बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। r² हो जाएगा, दिस इज टेम्परेचर ऑफ बी, रेडियस ऑफ बी का स्क्वायर, राइट। तो अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं। ए का टेम्परेचर टी है, रेडियस कितना है ए का, आर है, बी का टेम्परेचर कितना है T/2,
और रेडियस कितना है इसका बी का 4r। तो सॉल्व कर लेते हैं, टी की पावर 4 आर स्क्वायर, ये टी की पावर 4, ये 2 की पावर 4 ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में, ये आर स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर, ये फैक्टर कैंसिल हो गए। 2 की पावर 4 यानी कि 16, 4 स्क्वायर इज 16, तो ये रेशो कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, 1:1। नेक्स्ट है 540 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 540 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर जो है वो मिक्सचर का हमें निकालना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस और वाटर इसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो आइस में पहले क्या होगा, फेज ट्रांजिशन m/l प्लस, फिर टेम्परेचर चेंज होगा mc डेल्टा टी। अब वाटर क्या कर रहा है, हीट को लॉस कर रहा है, तो ये कितना लॉस करेगा mc डेल्टा टी, ये हीट लॉस, ये हीट गेन। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, ठीक है। मास कितना है आइस का 540, लेटेंट हीट L होती है 80 वैल्यू होती है आइस के लिए, ठीक है। मास है 540, स्पेसिफिक हीट 1 होती है, टेम्परेचर चेंज कितना होगा। अब मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर क्या है, T है, ठीक है। तो ये आइस जो है वो गेन कर रही है, तो T-0 टेम्परेचर डिफरेंस हो गया इसका, राइट। मास वाटर का कितना है 540, स्पेसिफिक हीट 1, और क्योंकि वाटर हाई टेम्परेचर पे था ये लॉस कर रहा है, तो 80 - T हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, ये इतना मिलेगा 8432, 8543 प्लस 540T माइनस, ये 0 हो गया, ये 540 इंटू 80 माइनस 540 इंटू टी। तो ये फैक्टर तो कैंसिल ही हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या मिला 540T प्लस 540T इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टेम्परेचर फाइनल कितना मिल रहा है 0, ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव रेडियस आर ए एंड आर बी। तो दो सॉलिड स्फीयर्स है हमारे पास, ठीक है। इसका रेडियस क्या है आर ए, इसका रेडियस है आर बी, ये फर्स्ट स्फीयर, ये सेकेंड स्फीयर। Both the spheres are cooled from their same temperature under the conditions valid for Newton's law of cooling। दोनों स्फीयर्स की कूलिंग की गई फ्रॉम द सेम टेम्परेचर, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग। तो रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी, तो हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो कैसे चेंज करता है, टेम्परेचर डिफरेंस के साथ वेरी करता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के साथ, ठीक है। ये डिपेंडेंसी होती है हमारी। तो हमें रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, टेम्परेचर चेंज ही तो हो रहा है, तो फर्स्ट के लिए टेम्परेचर चेंज हम टी ए ले लेते हैं, इसके लिए टी बी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग टी ए टी बी, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, सेम ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दोनों को कूल किया है हमने सेम टेम्परेचर, फ्रॉम द सेम टेम्परेचर, मतलब वो दोनों सेम टेम्परेचर पे थे फिर उसको कूल कर दिया, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है। तो ये इनवर्सली किसके साथ वेरी कर रही है कूलिंग, दैट इज 1/r के साथ। तो ये आ जाएगा आर बी अपॉन आर ए, ये रेशो मिलेगी, ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्लास फ्लास्क ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर, एक फ्लास्क है जिसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इट इज फिल्ड विद द फुल ऑफ मर्करी, उसमें मर्करी फिल कर दिया इस टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर फ्लास्क और मर्करी दोनों को हीट कर दिया, टेम्परेचर यानी कि इंक्रीज कर दिया। हाउ मच मर्करी विल स्पिल आउट इफ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मर्करी एंड लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास विल। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ पे क्या होगी वॉल्यूम एक्सपेंशन, और वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी किसकी, दोनों की होगी, एक तो फ्लास्क की भी होगी और मरकरी की भी होगी। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा वी गामा ऑफ लिक्विड, लिक्विड यहाँ पे क्या मरकरी, माइनस फ्लास्क किससे बना हुआ है ग्लास का, तो उसके लिए गामा फैक्टर हो ये टेम्परेचर चेंज, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजों का क्या हो रहा है वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, दोनों का मरकरी का भी और फ्लास्क का भी। तो ये हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन का इक्वेशन आ गया। अब देखो यहाँ पे बी कितना है 1 लीटर,
गामा लिक्विड, मरकरी के लिए वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है 1.82 10⁻⁻। अब ग्लास के लिए लीनियर एक्सपेंशन गिवन है, हमें तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट चाहिए, तो वो इसका रिलेशन क्या होता है 3 टाइम्स अल्फा, तो 3 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.3 इंटू 10⁻⁻। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 15.2 जो है वो आंसर आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीम इज पास्ड इनटू 22 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक हमारे पास स्टीम है, एक हमारे पास वाटर है, तो इसमें से स्टीम पास हो रही है। मास ऑफ वाटर दैट विल बी प्रेजेंट व्हेन द वाटर रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले जो स्टीम है वो किस में चेंज होगी, वाटर में। स्टीम होगी 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मिलेगा। ठीक है, फिर उसका चेंज करना ना हमने टेम्परेचर, क्योंकि उसको कितना लेके आना है 90 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ही लगाएंगे। स्टीम जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर जो है वो इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस पे है। तो स्टीम क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है। ठीक है, हीट लॉस, वाटर क्या कर रहा है, ये वाला हीट गेन। तो हीट लॉस कितना होगा, पहले स्टीम वाटर में चेंज होगा तो उसके लिए कितनी हीट चाहिए, m/L। फिर टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो यानी कि कितनी हीट चाहिए, mc डेल्टा टी। और ये वाला वाटर गेन कर रहा है तो mc डेल्टा टी। ठीक है, अब मास पूछा गया है, क्योंकि स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा तो वो उस वाटर का मास हमें निकालना है, तो वो मास हम m ले लेते हैं। तो लेटेंट हीट कितना है 540 प्लस स्पेसिफिक हीट है 1। ठीक है, टेम्परेचर चेंज कितना होगा 100 माइनस 90। ठीक है, क्योंकि 100 से 90 डिग्री टेम्परेचर एक्वायर करना ना वाटर ने, इट इज इक्वल टू, तो ये वाला वाटर का मास कितना है 22 ग्राम। ठीक है, जिसमें से स्टीम पास कर रहे हैं वो वाला वाटर का मास 22 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट 1, डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 20 से 90 लेके जाना है, तो यानी कि 90 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हीट गेन कर रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। m इंटू 540 प्लस m इंटू 10, दिस इज 22 इंटू 70। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे मास की वैल्यू आएगी 2.8 ग्राम। ठीक है, और नेट अमाउंट हमें वाटर का पूछा है, नेट अमाउंट मास का कितना आ जाएगा, पहले कितना था 22 और कितना है 2.8, तो ये कितना मिला 24.8। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हैज वैल्यूज दिस एंड दिस एट टेम्परेचर दिस। मतलब रेजिस्टेंस एट 10 डिग्री सेल्सियस इट इज 2.7, resistance at 100 degree Celsius this is at 3.70 ohm। temperature at which resistance is, तो temperature निकालना है 3.26 ohm resistance यहाँ पे मिली। तो हमें पता है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करती है, चेंज इन टेम्परेचर। कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टू वैल्यूज को यूज करूँ तो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ 3.7 माइनस 1 2.7। ठीक है, ये किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर चेंज कितना हुआ 100 माइनस 10। तो ये हमारे पास कितना आया, ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 90 डिग्री सेल्सियस। समझ आया कि यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है 0.99 ओम, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर चेंज कितना है 90 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 1 ओम रेजिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालना चाहती हूँ तो टेम्परेचर कितना चेंज आएगा, इतना चेंज आएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना किसके लिए है, देखो यहाँ पे क्या है 326 3.26 और ये हमारे पास क्या है 2.7। मान लो मैं ये फर्स्ट रीडिंग, कोई भी रीडिंग आप उठा सकते हो, मैंने ये देख लिया कि ये जो रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर टी माइनस रेजिस्टेंस एट 10 डिग्री सेल्सियस, इसमें कितना रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है,
इसमें रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, दैट इज 5.55 ओम। कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं हम, कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, मैंने ये दो वैल्यूज उठा ली। तो इनका जो रेजिस्टेंस चेंज है वो 0.55 ओम है। मुझे 1 ओम के लिए पता है कितना चेंज आ रहा है टेम्परेचर में, कि अगर 1 ओम रेजिस्टेंस चेंज करना है तो टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, 90/0.99। मुझे निकालना किसके लिए है, 0.55 ओम। यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं 90/0.99 इंटू 0.55। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 40 डिग्री सेल्सियस। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से, जो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर चेंज का फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज फिल करके भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला बेस्ड भी हो जाएगा और ये ऐसे यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आइडेंटिकल रोड्स ए बी सी, दीज आर प्लेस्ड एंड टू एंड। तो 3 रोड्स हैं, मान लो ये फर्स्ट रोड है, ये सेकेंड रोड है, ये थर्ड रोड है, ये एंड टू एंड पड़ी है, ए बी सी। टेम्परेचर डिफरेंस इज मेंटेन बिटवीन द फ्री एंड ऑफ ए एंड सी, ठीक है। थर्मल प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा, थर्मल कंडक्टिविटी आएगा, ये ऑफ बी इज थ्राइस दैट ऑफ सी। मान लीजिए थर्मल कंडक्टिविटी के बी है, इसकी के सी, इसकी के ए। तो जो के बी है दैट इज 3 टाइम्स के सी एंड हाफ दैट ऑफ ए, हाफ ऑफ के ए। द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिस्टम विल बी, के ए इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रोड ए। तो ऑप्शन में देखिए थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो ए की लिए यूज की गई है, के ए की फॉर्म में रिजल्ट निकाला गया है। तो हम सभी वैल्यूज जो निकाल लेते हैं, के बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के ए दैट इज हाफ ऑफ के ए टू। तो के सी जो है उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ए क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो यहाँ से के सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी के लिए थर्मल कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए दैट इज 1/6 ऑफ के ए। अब ये तीनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में हम कैसे निकालते हैं थर्मल कंडक्टिविटी इफेक्टिव, हमारे पास रिलेशन होता है एल इफेक्टिव टोटल लेंथ नीचे के इफेक्टिव, दिस इज इक्वल टू L1/K1 L2/K2 प्लस L3/K3। ये सीरीज के लिए रिलेशन यूज, ठीक है। मान लेते हैं इनकी लेंथ क्या है, L है, ठीक है। तो टोटल लेंथ L इफेक्टिव क्या हो जाएगा, सबका सम दैट इज 3L। के इफेक्टिव तो हमें निकालना है, फर्स्ट की लेंथ क्या है L और थर्मल कंडक्टिविटी क्या है के ए। सेकेंड जो है उसके लिए लेंथ कितनी है L, थर्मल कंडक्टिविटी के बी की वैल्यू क्या है के ए अपॉन प्लस एल, के थ्री यानी कि के सी की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ के ए दैट इज 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिला 3L/K इफेक्टिव, दिस इज L/K ए प्लस ये 2 ऊपर चला गया और ये 6 ऊपर चला गया। तो इस तरफ हमें मिला 3L/K इफेक्टिव इज इक्वल टू 9L/K ए। एल से एल कैंसिल हो गया फैक्टर, तो के इफेक्टिव क्या मिला मुझे, के ए इंटू 3/9 यानी कि 1/3 के ए। ऑप्शन डी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कंडक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ दिया गया है 1 सेंटीमीटर, हैज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी this if 30 calorie of heat flows through the conductor per second, find the temperature difference across the conductor। अब हमें पता है कि जो हीट फ्लो होता है वो क्या होता है, हमारे पास रिलेशन दैट इज के ए डेल्टा टी अपॉन, ठीक है। तो यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, हीट फ्लो L/K ए। हीट कितना फ्लो कर रहा है 30 कैलोरी, एल लेंथ कितना है 1 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर दिया, थर्मल कंडक्टिविटी के दैट इज 0.76 कैलोरी, ठीक है। एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में अगर हम सॉल्व करें
11 9 और ये 5, ये 10, तो ये 50 बन रहा है। तो ऑप्शन ए नहीं आएगा, 50 आएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑक्सीजन बॉयल्स एट दिस टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली। तो टेम्परेचर ये सेल्सियस में दिया गया, पूछा किस में गया, फारेनहाइट में। तो रिलेशन हमें पता है, f माइनस 32/9, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -183/5 f माइनस 32/9। तो यहाँ को सॉल्व करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये, ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। ये सिंपली दो टेम्परेचर स्केल के बीच का रिलेशन है, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, निकालना आना चाहिए, वो लिख लिया रिलेशन, से वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द बॉडी टेक्स 5 मिनट्स फॉर कूलिंग फ्रॉम 50 to 40 डिग्री सेल्सियस, its temperature comes down to this in next 5, the temperature of surrounding is। तुम्हारे पास रिलेशन क्या होता है, T1 minus T2 upon टाइम T, दिस इज K, इनका एवरेज आ जाएगा यहाँ पे, माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग को मैं टी नॉट ले रही हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को जब हम स्टडी करते हैं वहां पे ये रिलेशन हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन में देखिए, फर्स्ट केस जहाँ पे कूलिंग हो रही है, टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, T2 कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, और टाइम कितना है, 5 मिनट्स। तो यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं, दिस इज 50 माइनस 40/5, के 50 प्लस 40/2 माइनस टी नॉट हमें निकालना है। ये क्या मिला, 10/5 यानी कि 2, के दिस इज 90/2 45 माइनस टी नॉट। तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई 2/45 माइनस टी। ये इक्वेशन में। अब सेकेंड केस में बोला है कि टेम्परेचर उसका कम डाउन हो गया 33 पे, यानी कि पहले कितना था, 40 पे था, फिर वो किस पे आया, 33.3 डिग्री सेल्सियस पे, कितने टाइम में, 5 डिग्री 5 मिनट में। तो फिर से यही रिलेशन यूज करेंगे, 40 माइनस 33.33/5, दिस इज के 40 प्लस 33.33/2 माइनस टी नॉट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से जो के की वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन से इस सेकेंड इक्वेशन में फिल कर देंगे। ठीक है, और जब यहाँ पे के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से, कैलकुलेशन करने के बाद सराउंडिंग का टेम्परेचर आएगा 20 डिग्री से। ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर।